जब यहाँ छापा मारा तो पता चला कि ये पूरी की पूरी कंपनी जो है ये साइबर अपराध में लिप्त है। अमेरिका में ये कंपनी साइबर अपराधों को अंजाम दे रही थी। विदेशों में जो लोग रहते हैं उनके डेटा को चोरी किया गया और ये डार्क वेब के ज़रिए इसको चोरी किया गया और इसके बाद अमेज़न सपोर्ट के नाम पर, माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर, पेडे के नाम पर इन लोगों ने वहाँ बैठे लोगों को चूना लगाया। डार्क वेब के ज़रिए जानकारी मिलती थी, उसके आधार पर ये अपना निशाना चुनते थे और विदेश में बैठे लोगों को ये लोग निशाना बनाते थे। ये कि जो महिलाएं, जो लड़कियां इसमें काम कर रही थी, सभी अधिकतर ये रहने वाली हैं नागालैंड की, और जो इसमें पुरुष काम कर रहे थे वो भी गुजरात के और इसमें काफ़ी लोग बंगाल के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई देश की राजधानी दिल्ली के करीबी नोएडा से, जो कि दिल्ली एनसीआर में ही आता है। डिजिटल क्राइम के बारे में आप काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे, डिजिटल अरेस्ट सुन रहे होंगे, साइबर क्राइम के कई सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, कई सारे अपराध आपने जाने होंगे, समझे होंगे। लेकिन एक ऐसी खबर नोएडा से सामने आती है जहां एक फ्रॉड कॉल सेंटर चल रहा था। जब उसका खुलासा होता है तब पता चलता है कि अपने आसपास के इलाके में ही ऐसी ठगी की जा रही थी, और ये ठगी सिर्फ देश के लोगों के साथ नहीं बल्कि विदेश के लोगों के साथ भी की जा रही थी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला था, किस तरह से ये ठगी की जा रही थी, किस तरह से वो लोग निशाना बनाते थे, क्या उनके काम करने का तरीका था। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये कि ये कहाँ पे चल रहा था ये फ्रॉड, और किस तरह से ये कार्य कर रहे थे, अपना किस तरह से ये ठगी को अंजाम दे रहे थे। जी मृत्युंजय, देखिए 13 तारीख को नोएडा में सेक्टर 63 की पुलिस ने एक कंपनी पर छापा मारा। कंपनी का नाम है इंस्टा सॉल्यूशन कंपनी। ये कॉल सेंटर है। जब यहाँ छापा मारा तो पता चला कि ये पूरी की पूरी कंपनी जो है ये साइबर अपराध में लिप्त है। अमेरिका में ये कंपनी साइबर अपराधों को अंजाम दे रही थी और 76 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 76 लोगों में से 9 महिलाएं हैं और 67 पुरुष हैं। तो इनके तमाम नाम भी पुलिस ने साझा किए हैं। इसके बाद कंपनी किस तरीके से काम कर रही थी वो भी बताया है। इनके पास से 58 लैपटॉप बरामद हुए हैं, एक एप्पल मैकबुक बरामद हुआ है, 45 लैपटॉप के चार्जर, 2 राउटर, 45 हेडफोन, 19 मोबाइल फ़ोन, अन्य कंपनियों के तमाम सामान बरामद किए गए हैं। और सेक्टर 63 नोएडा के थाने में ये एफआईआर लिखी गई है और इसमें आईटी एक्ट के तहत ये एफआईआर लिखी गई है। तमाम अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। लेकिन यहाँ खास बात ये कि ये जो पूरी ठगी हो रही थी ये अमेरिका के लोगों के साथ ठगी हो रही थी। मृत्युंजय, यहाँ अपराध करने का तरीका बहुत ज़्यादा जो है बहुत चौंकाने वाला है। और ये पता चला कि विदेशों में जो लोग रहते हैं उनके डेटा को चोरी किया गया और ये डार्क वेब के ज़रिए इसको चोरी किया गया और इसके बाद अमेज़न सपोर्ट के नाम पर, माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर, पेडे के नाम पर इन लोगों ने वहाँ बैठे लोगों को चूना लगाया। इसमें इन्होंने ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा खरीदा और इसके बाद इन्होंने वहाँ पर उनके कंप्यूटर में एक वायरस को डाल दिया। उनकी स्क्रीन ब्लू हो गई। इसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर फ़ोन किया क्योंकि जो उन्हें डिस्प्ले हो रहा था कंपनी का नंबर वो यही डिस्प्ले हो रहा था। उनका फ़ोन यहाँ पर आया, सैटेलाइट फ़ोन का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने $99 और उससे अधिक का पेमेंट मांगा। तो इन्होंने हज़ारों लोगों के साथ, अमेरिका में बैठे हज़ारों लोगों के साथ इस तरह की ठगी की। किसी से $100, किसी से $500, इस तरीके से ये लोग लगातार ठगी कर रहे थे। मृत्युंजय, वरुण जी, अगला सवाल है, जिस तरह से ना ये कहा गया जो डिजिटल अरेस्ट होता है उसमें देखा गया कि अधिकतर जो है वो शिक्षित लोगों को टारगेट किया जा रहा था। अधिकतर वो लोग जो पैसे वाले थे, वो लोग जो पढ़े लिखे थे। इसमें क्या एक इस तरह का कुछ फॉर्मूला दिखा कि किस तरह के लोगों को ये टारगेट कर रहे थे, किस वर्ग के लोगों को इस कंपनी से टारगेट किया जा रहा था। जी मृत्युंजय, देखिए जो जानकारी पुलिस ने दी है यहाँ पर, पुलिस की जानकारी बहुत साफ तौर पर ये बताती है कि इन लोगों को जो डार्क वेब के ज़रिए जानकारी मिलती थी उसके आधार पर ये अपना निशाना चुनते थे और विदेश में बैठे लोगों को ये लोग निशाना बनाते थे। और वो लोग चूँकि मतलब बड़ी कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे, एप्पल का इस्तेमाल कर रहे थे, अमेज़न का इस्तेमाल कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम लोग पढ़े लिखे लोग थे।
लेकिन उनको इस तरीके से दिग्भ्रमित किया गया, उन्हें ये समझाया गया कि आपके फ़ोन में वायरस है, आपके लैपटॉप में वायरस है, आपका पासपोर्ट बेकार हो चुका है, या इस तरह की अन्य चीज़ें, आपका ये विंडोज़ है ये ख़राब हो चुकी है और इसके लिए आपको ये पेमेंट करना होगा तभी ये चालू हो पाएगा। तो लोगों ने वो पेमेंट किया, उसके बाद इन्होंने उसको अपना जो वायरस है उसको हटा लिया। ये एक तरीके से रैंसमवेयर का भी आप इसे मामला समझ सकते हैं, ठगी का मामला समझ सकते हैं। लेकिन एक पूरी कंपनी जिसमें 76 लोग काम कर रहे थे, पूरी की पूरी एक कंपनी, पूरा का पूरा एक कॉल सेंटर, वो भी नोएडा जैसी जगह पर, ये एक बहुत चौंकाने वाला मामला है मृत्युंजय। मतलब ये यही कहा जाए कि जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट में ये कहा जाता है कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है, इसमें कुछ ऐसे तत्व मिले हैं, ऐसा जो मादक पदार्थ मिला है जो कि लीगल नहीं है, उसी तरह से ये कहा गया कि आपके पास जो सिस्टम यूज कर रहे हैं इसमें कोई वायरस है। तो ये भी एक तरह का डिजिटल अरेस्ट वाला फॉर्मूला और वही प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को संचालित किया जा रहा था। वरुण जी, अगला सवाल ये है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से ये जो ट्वीट किया गया, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से ये लोग ठगी कर रहे थे। और इसमें खास बात ये कि जो महिलाएं, जो लड़कियां इसमें काम कर रही थी, सभी अधिकतर ये रहने वाली हैं नागालैंड की, और जो इसमें पुरुष काम कर रहे थे वो भी गुजरात के, और इसमें काफ़ी लोग बंगाल के हैं। तो एक ये देखने को मिलता है कि नोएडा के भीतर इस तरीके के लोगों को ठगा गया, दूर दराज के भारत के लोगों को भी बुलाया गया। सवाल ये कि क्या इन लोगों को पता नहीं था कि ये गलत कर रहे हैं? क्या इन लोगों को पता नहीं था कि ये दूसरे देश के लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं? अगर इनको पता था और ये 76 लोग एक साथ मिलकर कंपनी बनाकर इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दे रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में चौंकाने वाली बात है मृत्युंजय। वरुण जी, एक आखिरी सवाल क्या, एक मशवरा जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप देना चाहें कि साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम को पहचान कर, साइबर क्राइम को पहचानना भी अपने आप में एक चुनौती है कि हमें पता चल जाए कि हमारे साथ साइबर क्राइम हो रहा है, उसे कैसे पहचानना चाहिए और उससे बचा कैसे जाए? देखिए मृत्युंजय, जो जितनी भी जानकारियां इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी सरकार की तरफ से जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, सभी ये बताते हैं कि फ़िशिंग वाले ईमेल से सावधान रहें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, कोई भी ऑफ़र, किसी भी लॉटरी, इस तरीके के चक्करों में न फंसें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप साइबर ठगी से, डिजिटल अरेस्ट होने से बच पाएंगे। किसी भी अनजान नंबर से आने वाले फ़ोन को, वीडियो कॉल को गलती से भी ना उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, इन सारी जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार जो अननोन नंबर्स हैं, जो फिशिंग मेल्स हैं, उनसे बचें, बिना वजह किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, और अगर आपको लगे कि आपसे कुछ गलती हो गई है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर इसकी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।